बालको नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन ने जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का मैटर है फर्स्ट ग्रेड का, और आपके सेकेंड ग्रेड में भी एक यूनिट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसका एक सिनॉप्सिस टाइप पढ़ा था। आज मैं आपको इस यूनिट को शुरू करते हैं। एकदम क्लियर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ध्यान से समझना। क्लास के एंड होते ही आपके समझ में आ जाएगी बात, पक्का याद हो जाएगा। एक काम और करना आपको कि ये जो यूनिट है, आप ज़्यादा भागादौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। ये यूनिट आपको एनसीईआरटी की किताब जो 12वीं है उसमें पहले और दूसरे पार्ट में मिलेगी। और अगर आप आरबीएससी बुक आपके पास है तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट है उससे संबंधित आपका यूनिट में काम चल जाएगा। और उसमें भी जो मैटर है वो 4 पार्टों में क्लियर हो जाएगा आपके। तो आरबीएससी बुक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एनसीईआरटी बुक में पहला, दूसरा। अब चूंकि एनसीईआरटी चलती हैं तो पहले और दूसरे बुक, जो पहला और दूसरा चैप्टर है 12वीं क्लास का, उसके मैंने 2 वीडियो 12वीं क्लास के हिसाब से बना रखे हैं, उसको भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो जो 12th क्लास वाली प्ले लिस्ट है उसके अंदर आप दोनों वीडियो को मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उनमें देखना। आपको दोनों वीडियो वो भी देखने हैं जिससे आपके 12th क्लास में ये जो चैप्टर है पहला और दूसरा, वो इस यूनिट के लिए कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाए आपके। उनमें चैप्टर वाइज अपन ने उसी को अंडरलाइन कर रखा है जो काम की चीज़ें हैं, तो उसको भी देखना। छोटे छोटे वीडियो बने हुए हैं पहले और दूसरे पार्ट के लिए, कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है। अभी अपन यहाँ पर शुरू करते हैं, कंसेप्ट वाइज बात करेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखाऊंगा नहीं, बस केवल और केवल याद करवाने की दृष्टि से। और आप मतलब दिमाग को खुला रखकर सुन ले पहले ढंग से, उसके बाद में आप चाहे तो नोट कर लेना। आप इस वीडियो को सुनते सुनते अभी नोट मत करना, क्योंकि वरना थोड़ा सा आपके जो ट्रिक है उनको भूल जाओगे आप। मैं ट्रिक वाइज याद कराऊंगा, वरना याद नहीं होता ये। देखो, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पादपों में जनन। अब पादप की जहां तक बात आती है तो अपन जो 5 किंगडम में पढ़ा था अपन ने, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटियर, एनिमेलिया। तो पादपों की जहां तक बात आती है वहां पर प्लांटिक किंगडम को लेते हैं। और प्लांटिक किंगडम में भी अपन ने आपके एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनको पढ़ लिया। तो जनन क्या चीज है ये अपने थोड़े से दिमाग में है। फिर भी अपन जनन किस में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अपन एंजियोस्पर्म प्लांट में मुख्यतः जनन, जिसको अपन ने नहीं लिया था। ठीक है, तो मेन अपना टॉपिक क्या होगा, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। रिप्रोडक्शन पूरा लिख लेना, इन एंजियोस्पर्म प्लांट। इनके अंदर अपन जनन को पढ़ेंगे। अब एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर फ्लावर वगैरह भी आते हैं, वो अपन अगली जो टॉपिक होगा, अगला वीडियो होगा उसमें लेंगे। अभी अपन इस मेन टॉपिक को लेके चलते हैं। जनन क्या चीज होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा, सीधी सीधी बात बता रहा हूं, जिसके द्वारा जीव अपनी संतति को बनाए रखते हैं या वंश को बनाए रखते हैं, पीढ़ी को बनाए रखते हैं। इनकी पीढ़ियां चलती हैं इस वजह से, जनन की क्रिया के द्वारा। ठीक है, अब इसके अंदर जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर देखो एक स्थिति पाई जाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है किसके अंदर, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। मतलब जो जीवन है वो 2 चक्रों में पूर्ण होता है। 2 स्टेजें चलती हैं पीढ़ी एकांतरण में, एक ये आती है, उसके बाद ये, फिर ये चलती रहती है, ये चलती रहती है। एक जीव में 2 पीढ़ियों का काम चलता रहता है। और उनको क्या बोल सकते हैं, दोनों को जो बातें हैं उनको बोलते हैं, एक स्टेज को बोलते हैं स्पोरोफाइट अवस्था और एक को बोलते हैं गैमेटोफाइट अवस्था। ये लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है।
ये डिप्लॉयड होती हैं और ये हैप्लॉयड होती है। मतलब कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट जो हैं, आवर्तबीजी जो प्लांट हैं, उन प्लांटों के अंदर पीडी एकांतरण पाया जाता है। मतलब जीवन की अधिकतम अवस्थाओं में डिप्लॉयड अवस्था रहती है, स्पोरोफाइट बोलते हैं उसको। और जीवन के, अब हिंदी में बोलो तो इसको बीजाणुद्भिद अवस्था। और जीवन के कुछ समय के लिए क्या आती है, गैमेटोफाइट अवस्था आती है, जिसमें युग्मक बनते हैं, इसलिए इसको युग्मकोद्भिद प्रावस्था बोलते हैं। और ये क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, उसमें नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। एक तो सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, अपन इन प्लांट में रिप्रोडक्शन को दो भागों में पढ़ेंगे। एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हेडिंग डाल लीजिए आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या एंजियोस्पर्म प्लांट लिख लीजिए चाहे तो, ठीक है। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित आपको 3-4 बातें लिख लेनी, उससे क्लियर हो जाएगा। पहला, इन्हें क्लोन भी कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी संतति को, क्योंकि आनुवांशिक रूप से एकदम जनक के समान होती हैं ये, आनुवांशिकी व आकारिकी रूप से, आनुवांशिकी व आकारिकी रूप से जनक के समान। तो पहली बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली संतति को क्लोन भी कहते हैं, क्योंकि ये आनुवांशिकी और आकारिकी रूप से अपने जनक के क्या होती है, एकदम सिमिलर होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखोगे इसके अंदर, दूसरी बात लिखोगे, एक ही जनक से पैदा होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतति एक ही जनक से पैदा होती है। मतलब अगर किसी संतति के पैदा होने में 2 जनकों का योगदान है, माता पिता दोनों का योगदान है, 2 जनकों का योगदान है, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। और अगर किसी जीव के बनने में केवल 1 जनक का योगदान है, कोई 1 जनक काम में आता है, इसका मतलब उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। और अगर 1 जनक काम में आता है, इसका मतलब 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं जो जनन की होती हैं वो इसमें नहीं संपन्न हुई, इसलिए इसको अलैंगिक जनन बोलते हैं। और वो 2 महत्वपूर्ण जो प्रक्रियाएं हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं मियोसिस एंड गैमिट फ्यूजन। नहीं होता। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्रण, अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसका मतलब दोनों जनकों में अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद में दोनों वापस जुड़ेंगे तो फिर जीव बनेगा। तो यहां पर अर्धसूत्रण नहीं होता, और अर्धसूत्रण नहीं हुआ तो क्या नहीं बना, युग्मक नहीं बना। और युग्मक नहीं बना, इसका मतलब अर्धसूत्रण और युग्मक के बिना अगर जीव बनता है तो उसको बोलते हैं अलैंगिक संतति या अलैंगिक जनन बोलते हैं उसको। तो अलैंगिक जनन का मतलब क्या हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी संतति क्लोन भी कहलाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी संतति क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। एक ही जनक से पैदा होती है, इनमें मियोसिस और गैमिट फ्यूजन जैसी कोई परंपरा नहीं होती। क्लियर बात है, आगे चलते हैं। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो अलैंगिक जनन है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। कोई मिक्स नहीं हुआ, एक ही है यहां पर। एपोमिक्सिस भी कहा जाता है, ए पार्ट ऑफ मिक्सिस, मतलब मिक्सिस की प्रक्रिया से थोड़ा सा सेपरेट हो रखा है, इसमें कोई चीज का मिक्सण नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे चलकर 2 भागों में बांट दो। एक को नाम दे दो एगेमोस्पोरी और एक बोल दो वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझना बात को। अलैंगिक जनन है, एक जनक से बड़ा है, सेम का सेम होगा अनुवांशिक आकारिक रूप से, ना मियोसिस हुआ ना गेमिट फ्यूजन हुआ, मतलब एक जना जीव तैयार कर रहा है। अगर वो एक जना जो जीव तैयार कर रहा है, संतति पैदा कर रहा है, वो बीज से तैयार होती है, उसको बोलते हैं एगेमोस्पोरी। और बीज के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से होती है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अन्य भाग में कोई पत्र कलिकाएं हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है, इनके द्वारा अगर होता है तो उसको बोलते हैं कायिक जनन। इसलिए यहां पर एक बात और आ गई कि कायिक जनन भी अलैंगिक जनन ही होता है, क्योंकि उसमें भी एक ही संतति काम आती है, सॉरी एक ही जनक काम आता है और संतति का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो एगेमोस्पोरी, इसके नाम से पता चल रहा है, स्पोरी का मतलब होता है स्पर्म, स्पर्म का मतलब है यहां पर सीड। ठीक है, गेमोस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, और ए का मतलब होता है एब्सेंट। तो ऐसे सीड जिनमें निषेचन नहीं हुआ, ऐसे बीज जिनमें, तो लिखो तो चाहे आप ऐसा लिखना, ऐसे बीज जो बिना निषेचन के संतति पैदा करते हैं, क्या हो गया, एगेमोस्पोरी हो गया। ठीक है, और बीज के अलावा तना, जड़, पत्ती, कोई पत्र कलिकाएं से संतति का निर्माण क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन कहलाता है। क्लियर बात है। अब देखो कायिक जनन को अपन विस्तृत लेंगे। कायिक जनन के फिर से दो भाग कर दो यहां पर। ठीक है, एक तो क्या कर दो, प्राकृतिक कायिक जनन जो प्रकृति में खुद मिलता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कायिक जनन से जैसे मान लो कायिक जनन में पत्ती के द्वारा कोई चीज बनी तो पत्ती को प्रोपेग्यूल बोलते हैं, जड़ से बनी तो उस जो चीज जिस चीज से जीव बनता है, तैयार होता है नया पौधा, उसको प्रोपेग्यूल बोलते हैं। इसलिए कायिक जो जनन की जगह आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी काम में ले सकते हो, कायिक प्रवर्धन भी काम में ले सकते हो, प्रवर्ध बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी काम में लिया जा सकता है। तो प्रकृति में होता है, और दूसरा अपन करवाते हैं कृत्रिम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, जो भी बोलो आप यहां पर। क्लियर है। अब अपन इसको पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन, इनके द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय, नेचुरल लिख लो, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, पहला पॉइंट। इसी तरह से जड़ के द्वारा डाल देंगे, इसी द्वारा पत्ती के द्वारा, और इसी तरह अपन पत्र कलिकाओं के द्वारा, 4 पॉइंट डालेंगे पर प्राकृतिक के अंदर। आप बढ़िया से नोट्स बना लेना आराम से, एक एक चीज लिख के। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका क्या मतलब हुआ कि कोई पादप है, उसका अपन ने तना लिया और तने से नया पादप तैयार कर दिया, ना किसी पुष्प की जरूरत पड़ी, ना किसी और भाग की जरूरत पड़ी, ना किसी दूसरे पादप की जरूरत पड़ी, केवल और केवल अपन ने तना लिया और उसको उचित वातावरण में लगाया तो नया पादप तैयार हो गया। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। अपन ट्रिक से याद करते हैं, देखो इसको। एक इसका प्रकार है प्रकंद, एक होता है कंद, एक होता है सल्क कंद।
और एक होता है घनकंद। चार तो बातें ये हो गई मिलती जुलती, ठीक है। और क्या लिखोगे, और आप लिखोगे रनर, दूसरे पे लिखोगे शकर, तीसरे पे लिखोगे स्टोलन, और चौथे पे लिखोगे ऑफसेट। इसको हिंदी में बोले तो भूस तारिका, इसको बोलेंगे ऊपरी भूस तारिका, ऊपरी भूस तारिका, इसको बोलेंगे अंत भूस तारिका, और इसको बोलेंगे भूस्तारी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पर इसको याद कैसे करते हैं अपन, इनके ये मतलब तरीके हैं, प्रकार हैं स्टेम के द्वारा, नाम है इनके उदाहरण से समझो। आप देखो प्रकंद का उदाहरण आपको याद लेना है। प्रकंद के उदाहरण में आपको जो उदाहरण है वो याद रखना है, वो है अदरक, हल्दी, केला। कंद में आपको याद रखना है आलू, सल्क कंद में रखना है लहसुन, याद कराऊंगा, देखो अभी ट्रिक से याद कराऊंगा। और घनकंद में आपको रखना है अरबी केसर। रनर के अंदर आपके दूब घास, शक्कर में आपके पुदीना, इसमें आपके स्ट्रॉबेरी, और इसमें आपके जलकुंभी। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब देखो परकंद, कंद कंद शब्द आए, स्टेम की बात हो रही है। अदरक है, हल्दी है, केला है, इनके तने को लगाते हैं, उससे नया पादप तैयार होता है। जो तना होता है इनका उसको बोलते हैं प्रकंद। आलू होता है, आलू में आपने देखा होगा कि आंख जैसी निकल आती है, आलू को छोड़ते हैं तो थोड़ा सा प्रोपेगेशन हुआ, उस आंख वाले भाग को काट को लगाया, नया पद आलू तैयार हो गया। उस जो कटे हुए आंख वाले भाग का नाम है कंद। उसके साथ में लहसुन है, प्याज है, उनकी कलियां लगा देते हैं, उनको बोलते हैं सल्क कंद। इसी तरह से घनकंद बोलते हैं, अरबी और केसर के तने को लगाया जाता है। तब मतलब तने से ही पादप ये जो तैयार होता है, तना ही होता है वो अपने आप में, अपने आप में तना ही है, मतलब आलू अपने आप में तना है, फिर ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद में सारे के सारे तने ही हैं जो अपने खाए काम में लिए जा रहे हैं। केला, अदरक, आलू, ये सब तने के ही रूप हैं। ठीक है, अब देखो समझो परकंद, पर का मतलब होता है पहले का। अपन बोलते हैं कि पर तैयारी करीम, अब की बार फिर कर रहा हूं, पर का तो मेरा नंबर को नहीं है, अब की बार आज जैसी मारवाड़ी में बोलते हैं ना सा, पर का मतलब पहले का। तो इसका मतलब पहले के अपने पास में कई चीजें पड़ी हैं, हल्दी पहले की पड़ी है अपने पास में, और अदरक पहले की पड़ी है, और देखो ये केला भी है, जो अकेला था कोई पहले का रह गया अब तक पड़ा है, जबकि केला तो नहीं रहना चाहिए ना, तो केला भी पड़ा है। तो अदरक, हल्दी और केला आपको परकंद में याद रखना है। कंद में आपको याद ही है, कंद, कंद फूल, जो कंद जो मूल खाते थे, जो जंगलों में जीव रहते थे या जंगलों में जो साधु सन्यासी रहते थे, कंद मूल खाकर, तो कंद का मतलब तना हो गया यहाँ पर, और मूल का मतलब जड़ हो गया यहाँ पर। तो जड़ तना खाके, तो कंद का मतलब आलू याद रखना। सल्क का मतलब अपन जैसे उतारते हैं ना, लहसुन प्याज को छीलते हैं तो एक एक परत उतरती है, उन परतों को बोलते हैं सल्क। तो इसका मतलब लहसुन और प्याज में सल्क याद रख लेना। और घन का मतलब एक बार धन याद रख लो। तो जिसके पास अरब रुपए हैं और जिसके पास केसर के खेत हैं या केसर पड़ी है, तो केसर और अरब रुपए हैं, वो अपने आप में वैसे कैसा है, धनी आदमी है, धनकंद है, उसके पास में धन पड़ा है। ठीक है, जिसके पास में केसर और अरबी के खेत हैं। अब रनर, रनर का मतलब ऊपरी भूस्तारी। रनर का मतलब वैसे अब अभी क्रिकेट के मैच चल रहे हैं और जो मैदान होते हैं उनमें जो घास लगी होती है, दूब घास, और उनमें खिलाड़ी क्या करते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं। तो रन में आपको क्या याद रख लेना, दूब घास। पुदीना है, उसको अपन शक कर लेते हैं, पुदीने का जूस बनाकर पिया जाता है, तो पुदीने को शक्कर के रूप में काम आ गया। यहाँ स्टो है, यहाँ भी स्टो है, तो स्टोलन में याद रख लो किसको, स्ट्रॉबेरी को। और ऑफ सेट, ऑफ का मतलब इस जलकुंभी को लाकर दूसरे देशों से, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं इंग्लिश में। तो जलकुंभी को जब बंगाल के क्षेत्रों में, नदी नालों में, आपके जो तालाब हैं उनमें लाकर डाला गया, सुंदर पौधा था, लगता है कि यहाँ पर सुंदरता लाएगा, लेकिन जब दूर देशों से लाया गया इसको, तो इसके कारण से
इतनी इसकी ग्रोथ हो गई, इतना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया इसने कि बाकी के सारे पौधे नष्ट होने लग गए, जीव जंतु मरने लग गए उस पानी के, क्योंकि चारों तरफ यही फैल गया और इतना फैल गया कि नदी जो तालाब था उसके अंदर और जीव जंतु का जीर्ण दूबर हो गया, इसलिए उसको जो है जलाशयों की महाविपत्ति भी बोला गया। इस किसको? वाटर हाइसिंथ को। तो ये जलकुंभी है, इसका मतलब इसको जब डाला, इसको सेट किया ना, तो बाकी सारी जो है जीव क्या हो गए? ऑफ हो गए, खत्म हो गए। इसको जब सेट किया तो बाकी क्या हो गए? ऑफ हो गए। तो जलकुंभी के नाम से, वाटर हाइसिंथ के नाम से आपको ऑफ सेट याद आ जाना चाहिए। हिंदी में याद करना चाहो कोई तो ऊपरी भूस्थारी, अंत भूस्थारी। ऊपरी का मतलब ऊपर ही रहता है दूब, अंत का मतलब अंदर रहते हैं शक्कर, पुदीना, पुदीना लगते हैं तो थोड़ा सा दबा देते हैं फिर पत्ती, फिर वो लग जाता है। भूस्थारी याद रखना स्टोलन में, और भूस्थारी का याद रखना ऑफ सेट के अंदर आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें याद रखना चाहूं, इंग्लिश में रखना चाहूं तो देखो, प्रकंद को बोलते हैं राइजोम, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोलन, इसको बोलते हैं सल्क को बोलते हैं बल्ब, और इसको बोलते हैं कॉर्न। इंग्लिश में याद रखो, ठीक है। तो यहां पे देखो करोड़ सा नाम आ रहा है, इधर घन आ रहा है। बल्ब होता ही है सल्क, मतलब आलू, लहसुन और प्याज देखो बल्ब की जैसी आकृति होती है। और स्टोलन को याद रखना कंद के रूप में, और राइजोम क्या हो गया? प्रकंद हो गया। आप इन ट्रिक्स से इसको याद कर लेना। बता दो एग्जाम्पल, अदरक, हल्दी, केला, प्रकंद। आलू, कंद। अरबी, केसर, क्या? गनकंद। उसके बाद में सल्क कंद में लहसुन और प्याज। रनर के रूप में दूब, घास। उसके बाद में ऑफसेट किस में आता है? ऑफसेट में जो आपके कौन आता है? ऑफसेट में आता है जलकुंभी। स्टोलर में कौन आता है? स्ट्रॉबेरी आता है। और शक्कर में कौन आता है? पुदीना या मिंट आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक कायिक जनन स्टेम के द्वारा, तने के द्वारा। अब पढ़ते हैं जड़ के द्वारा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन पादपों में। ठीक है, देखो रूट दो प्रकार की है यहां पर। पहला मेन रूट, कंदीय मूल जिसको बोलते हैं, मुख्य या ट्यूबेरस रूट। और दूसरी एडवेंशियस रूट, अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, जड़ पादप में जमीन में होती है, ऊपर होती हैं, नीचे होती हैं। ठीक है, और चूहा होता है ना, चूहा वो एकदम कुतर कर जड़ों तक भी चला जाता है, कोई चीज को कुतर कर अंदर जा सकता है। एक ट्रिक बना रहा हूं देखो। तो आपको इसके लिए क्या याद रखना है? इसके जो एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम्पल है आपके मुराया, शीशम, नीम, चमेली और सीरस। ट्रिक याद रखनी है आपको, मूसी, नीचसी। मूसी का मतलब चूहा है ना, मूसक। नीचे का मतलब नीचे, नीचसी मारवाड़ी में बोलते हैं मूसी, नीचसी। मूसी कहां चलेगी? नीचे चलेगी। मुंह का मतलब मुराया, सी का मतलब शीशम, ऐसे भी लिख लो चाहे तो। शीशम है, नी का मतलब नीम है, चे का मतलब चमेली है, सी का मतलब सीरस है। मुराया, शीशम, नीम, चमेली, सीरस। 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 ये किसके हैं? अपस्थानिक जड़ों। अब जड़, इसको जड़ में कैसे याद रखेगा? नीचे की बात आ गई तो क्या आ गई? रूट की बात आ गई। तने को तो अपन ने पढ़ लिया, क्या है? जड़ से। एडवेंशियस रूट में देखो, इसकी स्पेलिंग में ए डी पहले आ रहा है, लास्ट में एस आ रहा है। एक बार एस को उठाओ, देखो यहां से इधर ले आओ, ए से डी बना दो, और ए से डी बनाते तीन नाम लिख दो। स से शकरकंद, ए से लिख दो एस्पेरिगस, और डी से लिख दो डहेलिया। शकरकंद, एस्पेरिगस और डहेलिया। एडवेंशियस रूट है ना, तो इधर एस को लेके आए तो एस से डी सेट हो गया। एस का मतलब
शकरकंद, ए का मतलब एस्पेरेगस और डी का मतलब डहेलिया। ये जो 3 और 5 8 एग्जाम्पल हैं वो है आपकी कायिक जनन जड़ों के द्वारा। जड़ों के द्वारा होने वाला कायिक जनन, 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। एक तो मुख्य मेन जड़ें जिसको ट्यूबेरियस रूट भी बोलते हैं, एक आपकी एडवेंशियस रूट है, अपस्थानिक जड़ें हैं। अपस्थानिक जड़ों में आपको सेड याद रखना है, शकरकंद याद रखना है, एस्पेरेगस याद रखना है और डहेलिया याद रखना है, प्लस इधर मूसी, नीचसी, मुराया, शीशम, नीम, चमेली, सीरस। क्लियर? ये जड़ों के द्वारा, जड़ के द्वारा पढ़ लिया। उसके बाद में तीसरे नंबर का है, ये पूरा नाम आप लिखते रहना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। लीव्स में केवल नाम याद रखना है, 4 कौन कौन से? ब्रायोफाइलम, सबका सुना हुआ है, पत्थरचटा, बिगोनिया, उसके बाद में सेंटपोलिया और स्ट्रेप्टोकार्पस। 4 जो हैं इनमें पत्तियों के द्वारा ही नया पादप तैयार हो जाता है, पत्तियों के द्वारा ही जनन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ब्रायोफाइलम में क्या बनता है? पत्र कलिकाएं, अपस्थानिक कलिकाएं बोल दो इसको। इनमें पेटियोल्स के द्वारा, जैसे मान लो इनकी पत्ती बनाओ ना, जैसे मान लो ये एक पत्ती है इसकी, इस प्रकार से इसकी एक कोई लीव्स है ये, और एक ये ब्रायोफाइलम है उसकी पत्ती है ये वाला। तो जो ब्रायोफाइलम है ना उसके अंदर किनारे से बनेंगे ये, इस प्रकार से क्या बनेंगी? स्ट्रक्चर बनेंगी, ये कलिकाएं बनेंगी, अपस्थानिक कलिकाएं बनेंगी, और इन कलिकाओं के द्वारा ही नया पौधा लग जाएगा। अपस्थानिक कलिकाएं, पत्र कलिकाएं नहीं, अपस्थानिक कलिकाएं बोलते हो। ये बन गई। बिगोनिया के अंदर क्या होगा? बिगोनिया के अंदर या तो जो मैन होगा यहाँ से निकल जाएगी, या तो ये ना सिराएं, उन सिराओं के द्वारा कोई कलिकाएं निकलेंगी और इनसे पूरा पादप तैयार हो जाएगा। ये जड़ का सा काम कर जाएंगे, मतलब रूट का सा काम कर जाएंगे। तो इसमें तो बीच के अंदर है और सिराओं के अंदर है, जबकि यहाँ पर किनारों से, इतना याद रखना। बाकी 4 एग्जाम्पल याद रखना, 2 बीबी हैं, 2 एसएस है। ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, सेंटोपोलिया और स्ट्रेप्टोकार्पस। ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, सेंटोकार्पस और सेंटोफोलिया, ये 2 आपको पोलिया, 2 आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल एस संबंधित है, 2 यहाँ पर बी संबंधित हैं। ये है आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, पत्ती के द्वारा है वो कायिक जनन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। लीव्स के बाद में आपको देखना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर के अलावा कुछ है ना, जनकीय अंग बन जाते हैं, स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बुलबिल नामक संरचना, ठीक है, ये पत्रकलिका। एग्जाम्पल याद रखो, अगेव, डायोस्कोरा, लीलियम, प्याज। ये क्या है? इनके अंदर स्ट्रक्चर बनती है, अलग स्ट्रक्चर बनती है जो जनकीय संरचना जैसी होती है, जो ना तो जड़ होती है, ना तना होती है, ना पत्ती होती है, ना पुष्प होती है। एक अलग ही संरचना बनती है जिससे जीव बन जाता है, इसलिए उसको जननीय संरचना बोलते हैं। और इनके अंदर है वो आपके इन सब के द्वारा है वो होता है, मतलब बुलबिल के द्वारा होता है। इसमें जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोला जाता है? बुलबिल बोला जाता है। तो आपने अब तक क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तने के द्वारा किस में होता है। तो तने के द्वारा आपने 4 और 4 8 चीजें पढ़ी थी। उसके बाद में आपने रूट का पढ़ा था। रूट के अंदर अपने 2 प्रकार पढ़े थे, एक आपके एडवेंशियस रूट है, एक आपके मेन रूट है। उसके बाद में आपने पढ़ा था पत्ती को, पत्ती के अंदर अपने 4 एग्जाम्पल पढ़े हैं, रट लेना, इनको याद कर लेना। और उसके बाद में अपन ने आपको पढ़ा किसको? वेजिटेटिव ऑर्गन को बोल सकते हैं अपन, जनकीय संरचना को बोल सकते हैं। तो संरचना का नाम क्या है? बुलबिल है। और एग्जाम्पल आपके अगेव है, डायोस्कोरा है, आपके लीलियम है और प्याज है। ये आपको याद रखना है। ये सब हैं क्या? अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन, और अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन भी प्राकृतिक रूप से होने वाला। अब अपन पढ़ेंगे अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन कृत्रिम रूप से करवाया जाता है, अपने आप नहीं होता है। उस परिस्थिति में कैसे कायिक जनन करवाते हैं वो अपने को पढ़ना है। प्राकृतिक की बजाय कृत्रिम पढ़ना है।
2 नंबर हेडिंग डालूं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्राकृतिक, तो कल कंप्लीट कर लिया आपने। कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। कृत्रिम कायिक जनन के अंदर पहला प्रयोग करते हैं कटिंग, कर्तन, मतलब पादप के किसी भाग को काट दिया और काट कर लगा दिया, उससे नया पादप तैयार हो गया। कर्तन इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कटिंग बोल सकते हैं। इसमें ज्यादातर जो चीजें काट के लगाई जाती हैं वो जड़ और तने को लगाई जाती हैं। अपने आप जड़ नहीं लग रही, अपने आप तना नहीं लग रहा, लेकिन काट के लगाएं तो लग जाए, ऐसे को बोलते हैं कृत्रिम। जैसे स्टेम की बात करें तो क्या क्या उदाहरण याद रखोगे इसमें, गन्ना, गन्ने का तना पता ही आपको, तना होता है, अपने को लगता है इसमें गन्ने के अंदर पेड़ियाँ होती है ना, टुकड़े टुकड़े होते हैं, उनमें एक बीच बीच में थोड़े धागे से भी निकले रहते हैं, वो रूट्स ही होती हैं। उनको काट कर अगर लगा दिया ज़मीन में तो उससे पूरा गन्ने का पेड़ लग जाएगा। अंगूर की भी बेल लगती है, तना, वो भी अंगूर ही है, मतलब आपके तना ही है। गन्ना है, अंगूर है, गुलाब आप सबको पता ही है, गुलाब के पेड़ लगाते हैं तो टहनी काट के लगाते हैं। और घर में लाल लाल फूलों का एक जो आपके लाल भी क्या बोलेंगे, पिंक भी क्या बोलेंगे, उससे संबंधित एक जो फ्लावर होता है थोड़ा सा, उसको बोगनविलिया बोलते हैं, वो भी ऐसे लगता है, बोगनविलिया। ये 4 हैं, वो तने के द्वारा कृत्रिम रूप से काट कर लगाए जा सकते हैं। दूसरा, रूट के द्वारा कौन कौन से लगाए जा सकते हैं कृत्रिम रूप से हैं, उसमें है आपके कौन सा, इसमें आ जाएगा सेव, नींबू, सेव आ गया, नींबू आ गया, और चेरी आ गया, अमरूद आ गया। ट्रिक ध्यान में आ गई, इसलिए ट्रिक के हिसाब से देखो। इसमें क्या याद रखोगे, एक तो दो जड़, वहां के जड़ की क्या याद करी थी अपने ट्रिक प्राकृतिक वाले में, मुस्सी नीचे सी, और एक एसएडी सेड याद किया था, एक मुस्सी नीचे से याद किया था। यहां पर आपको प्राकृतिक रूप से तो वो याद हो गया, कृत्रिम रूप के लिए आपको जड़ के लिए क्या याद रखना है, याद रखना है जड़ से नीचे अमरूद, जड़ से नीचे अमरूद याद रखना है। जड़ का तो मतलब जड़ ही हो गया, यहां पर वो वहां वाली जड़ तो याद रह जाएगी आपको। इस जड़ का नाम है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, कृत्रिम की। से का मतलब याद रखना सेव, नी का मतलब याद रखना नींबू, चे का मतलब याद रखना चेरी, और अमरूद अमरूद है ही। तो जड़ से नीचे अमरूद का मतलब ये कृत्रिम रूप से जड़ के द्वारा लगाए जाने वाला या होने वाला आपके क्या है, कायिक जनन है, कायिक प्रवर्धन है। क्लियर है, ये हो गई कर्तन की बात, कटिंग की, मतलब इनको काट कर लगाया जा सकता है। 2 नंबर पर दाब लगाना, दाब लगाना, लेयरिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके 2 प्रकार हैं, एक है टीला दाब, मोल्डिंग, माउंड बोलते हैं इसको, माउंड लेयरिंग, और दूसरे नंबर पर है गुट्टी दाब, एयर लेयरिंग भी बोलते हैं। कोई पेड़ है, मान लो कोई पेड़ है ना, और उस पेड़ के कोई ऐसी शाखाएं है ही, और इनमें ऐसे कोई मतलब जड़ जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई हैं, और ये जमीन की तरफ बढ़ रही है। तो अपन ने क्या किया, जमीन की तरफ बढ़ी ना, तो अपन ने जमीन की तरफ जैसे टच करता है, अपन ने उसको ऊपर मिट्टी लगा दी, टीला सा बना दिया इधर। अब ये क्या करेगी, जो जो जमीन के अंदर दब गई ना, वो क्या करेगी, रूट का निर्माण करेगी, थोड़ी थोड़ी जमीन में रूट बनाने लग जाएगी, और इधर ग्रोथ होने लग जाएगी। जब इधर ग्रोथ होगी तो अपन यहाँ से कट कर देंगे इसको, यहाँ से कट कर दिया, इसका मतलब इसको उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रोप दिया, तो ये तो जड़ जल जाएगी, और ये तना बढ़कर आगे पत्तियां वत्तियां सब लग जाएंगी, मतलब ये पेड़ दोबारा से इस तरह से लग सकता है। अपन ने क्या कर दिया, जड़ को दाब दिया, टिल्ला बना दिया उसका, उसको बोलेंगे टिल्ला दाब। दूसरा है क्या, गुट्टी दाब। गुट्टी दाब के अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लो एक पेड़ है ये, और एक पेड़ के ऊपर ये कोई शाखा है, इसकी एक शाखा ये है, इस शाखा के ऊपर मान लो मोटा तना है ये, तो उस मोटे तले की जो ऊपर की परत है ना, वो तो उतार दी, छिलका तो उतार दिया, उतारने के बाद में इसके गीला कपड़ा बांध दिया एक,
और गीला कपड़ा बांध दिया और इधर बांध दिया एक मटका, और उस मटके से बूंद बूंद करके इसके ऊपर पानी पड़ रहा है, तो हवा में लटक रही सारी चीज़ें। और इस मटके को यहाँ पर बांधा ना, इसलिए गुट्टी बोलते हैं इसको, बांधे गुट्टी को बोलते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे बूंद गिर रही है, अब धीरे धीरे यहाँ से थोड़ी थोड़ी शाखा निकलने लग जाती है। कुछ समय बाद में इसको मटके को उठा दिया, इसको यहाँ से काट दिया और इसको ज़मीन में लगा दिया। ये लगा हुआ भाग है वो नए प्लांट का निर्माण कर लेगा, ये वाला भाग है नए प्लांट का निर्माण कर लेगा, उसको बोलते हैं गुट्टी दाब। इसको बोलते हैं टीला दाब, इसको बोलते हैं गुट्टी दाब। इनके उदाहरण याद करो। देखो टीला के अंदर याद रखना आपको, इसमें और इसमें दोनों में उदाहरण याद रखना, चमेली, मोगरा और स्ट्रॉबेरी। चमेली, मोगरा, स्ट्रॉबेरी याद रखनी टीला दाब के अंदर। और गुट्टी दाब के अंदर याद रखना है ऐसे अनारकली। ट्रिक याद रखना। अब देखो टीला दाब को कैसे याद करोगे? टीला दाब को ऐसे याद करेंगे अपन, दाब का मतलब यहां पर लेयरिंग आ जाएगा तो याद आ जाएगा आपको, फिर लेयरिंग वाला टॉपिक है। लेयरिंग आते ही आपको याद आ जाएगा कि ये प्राकृतिक तो नहीं, कृत्रिम वाला है। अब टीला के अंदर देखो चमेली, मोगरा, स्ट्रॉबेरी, ये तीन ऐसे जो हैं जिनको मतलब जो लड़कियां हैं वो जब अपने ऐसे जो बनाती हैं, जुड़ा सा बनाती हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर लगाती हैं। तो कई लड़कियां हैं, अभी भी कई जो बहनें हैं वो देख रही हैं, अगर इसको वीडियो को देख रही हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से जो बना रखा होगा, जुड़ा सा बन रहा है, यहाँ पर कोई फ्लावर लगाया जा सकता है। तो इतना बड़ा बना दिया गुंबद सा सिर के ऊपर, उसके ऊपर क्या लगा दिया, 3 तरह के फूल लगा दिए। क्या? चमेली लगा देते हैं, चमेली के फूल लगाते हैं। पुरानी पिक्चरें भी देखी होंगी आपने, हीरोइन है वो इस तरह से फूल लगा के रहते हैं। तो चमेली है, मोगरा है, स्ट्रॉबेरी है, ये टीला सा बांध रखा है, मान लो इनका यहाँ पर टीला बांध कर इसमें लगा रखा है इस तरह से, तो इसको याद कर लेना। और यहां पर गुट्टी दाब के अंदर क्या रखना है? गुट्टी, एयर। एयर, एयर का मतलब होता है हवा, है ना। और अगर कोई सुंदर है ना, तो सुंदर इसका मतलब वो फिर अपने आप को ज्यादा थोड़ा सा ईगो आ जाता है उसमें, सुंदरता का ईगो आता है। तो ईगो का मतलब वो हवा में उड़ रहा है, सुंदर कोई व्यक्ति हवा में उड़ रहा है। तो यहाँ पर सुंदर में नाम आते हैं अनारकली, मान लो, याद रख लो। तो यहाँ पर ऐसे अनारकली, ऐसे अनारकली, ये याद रखना है। अब यहाँ पर ए का मतलब है अमरूद, इस ए का मतलब है अनार, इस नार का मतलब है नारंगी, और इस ली का मतलब है लीची। क्या साइलेंट है यहाँ पर? अमरूद, अनार, नारंगी, लीची। ये बहुत शानदार ट्रिक है और आपको गजब के याद हो जाएंगे। 1-2 बार आपको अटपटा लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे, कर लोगे तो फिर परीक्षा में 100% याद आ जाएंगे। वरना अनार का अमरूद हो जाएगा, अमरूद टीले में चला जाएगा, टीला कृत्रिम में चला जाएगा, कृत्रिम प्राकृतिक में आ जाएगा, प्रकंद कंद में हो जाएगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। लेकिन ट्रिक से गड़बड़ नहीं होगी आपके। ऐसे अनारकली, ऐसे अनारकली। ए का मतलब यहाँ पर अमरूद है, ए का मतलब अनार है, नार का मतलब नारंगी है, और ली का मतलब लीची है। ये किस में आ गए? आपके गुट्टी दाब के अंदर आ गए। ठीक है, ये 2 बात हो गई। कौन सी? कटिंग कर ली और गुट्टी दाब हो गई। कटिंग और गुट्टी दाब के बाद में, लेयरिंग के बाद में 3 नंबर पर अपन चीज पढ़ते हैं, और वो है आपके रोपण, ग्राफ्टिंग। मतलब एक की चीज दूसरे के ऊपर रोप दी जाए, है ना। एक पेड़ का तना है, उसके बाग को काटा और दूसरे पेड़ के तने को लाकर उस पर रोपित कर दिया। तो एक तो वो पादप है जिस पर लगता है कोई चीज, और एक वो पादप है जिसको लाकर लगाते हैं। 2 बातें होगी ना यहाँ पर, 2 बातें होगी ना। एक तो लाकर लगाते हैं और एक जिस पर लगता है। तो यहाँ पर आपको 2 शब्द यहाँ पर याद रखने हैं। 2 शब्द कौन से याद रखने हैं? एक को आपको रखना है सीजन, मतलब कलम, जिसको लाकर लगाते हैं, कलम लगाते हैं ना, कलम काट के लगा दी किसी पेड़ की। और एक होता है स्टोक, जिसको बोलते हैं स्कंद, जिसमें लगाते हैं, जिसमें लगाते हैं और जिसको लगाते हैं। जैसे मान लो ये कोई प्लांट है ना, और इस प्लांट के अंदर, इस प्लांट को मेरे को रोपण करना है, तो मैंने इसको आके यहां पर रोपा ऐसे। तो ये तो स्कंद है और ये सीजन है, कलम है। ये तो कलम है और ये स्कंद है। आई बात समझ में? अब ये ग्राफ्टिंग है। इस ग्राफ्टिंग के प्रकार हैं, देखो। पहला प्रकार है विप और टंग, दूसरा प्रकार है वेज, तीसरा प्रकार है क्राउन,
सबके ग्राफ्टिंग लिख लेना। और चौथा प्रकार है बड। समझना, विप चाबुक, टंग मतलब जीभ है ना, उसके हिसाब से है ये जो है। इसके अंदर देखो जो स्टोक है ना, स्टोक ये वाला, उसमें क्या करते हैं, वी आकार का चीरा और जो सीजन है इसमें भी वी आकार का चीरा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक प्लांट है, ये प्लांट का तना है पहले से लगा हुआ है, उसमें ये वी आकार का चीरा लगा दिया। ये दूसरा प्लांट है अपने पास, उसकी अपन एक शाखा ऐसे काट ली और इसके अंदर फिट कर दिया ऐसे, ये वाला। तो ये तो क्या हो गया, ये तो स्टॉक हो गया, ये क्या हो गया, सीजन हो गया। दोनों का आकार कैसा हो गया, वी आकार हो गया। उसको विपोटंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। वेज के अंदर क्या करते हैं, वेज में जो स्टॉक है ना, स्टॉक में एम या वी आकार का चीरा, और जो सीजन है, कलम है, उसमें डब्लू आकार का चीरा। वी आकार का होगा, इसके अंदर अगर डब्लू आकार का हो तो डब्लू आकार का फिट कर दिया जाए, या एम आकार का हो तो एम वाला ये, और उसके अंदर फिट कौन सा आ जाएगा, डब्लू वाला आ जाएगा। ये वाली बात हो गई। क्राउन का मतलब भी पता है आपको, मुकुट है ना। मुकुट का क्या मतलब हुआ कि ये एक तना है, स्टॉक जिसको बोलते हैं, और इसके ऊपर ऐसे ये है, मान लो इसके ऊपर बहुत सारे लग गए, बहुत सारे लगा दिए, ये सारे क्या हैं, कलम है। तो एक तने के ऊपर बहुत सारी कलम लगा दी, क्राउन का मतलब मुकुट बहुत सारा पहना दिया, इस प्रकार से ही। बड के अंदर क्या करते हैं, स्टॉक के अंदर टी आकार का चीरा लगाते हैं, और इस चीरे के अकॉर्डिंग उसको जो क्या करते हैं, कलम को फिट कर देते हैं इसके अंदर टी आकार का, और उसके अंदर क्या कर दिया जाए, फिट कर दिया जाए। ये वाली चीजें हैं रोपण में आ गई। तो रोपण है, दाब लगाना है, दो बातें, और तीसरे नंबर की चीज, जो तीन बातें बताई थी उसमें तीसरे नंबर में क्या है, कर्तन। इन तीनों को अपन किसमें शामिल करते हैं, कृत्रिम कायिक जनन के अंदर शामिल किया जाता है, इंक्लूड करते हैं। इस प्रकार से आपने पहला जो चैप्टर है या जो पहला वीडियो है उसके अंदर ये देख लिया कि आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत आपने जो एगेमोस्पर्मी पढ़ लिया और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ लिया। सबसे पहले याद रखना एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आपके प्राकृतिक कौन सा है, प्राकृतिक में आपने तना को पढ़ लिया, आपने जड़ को पढ़ लिया, आपने पत्ती को पढ़ लिया, और आपने किसको पढ़ लिया, आपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ लिया। कृत्रिम रूप से आप जाओगे तो आपने कटिंग को पढ़ लिया, आपने लेयरिंग को पढ़ लिया, कटिंग पढ़ी आपने, और आपने क्या पढ़ी, लेयरिंग पढ़ी, और लेयरिंग के साथ साथ में आपने लास्ट के अंदर क्या पढ़ाई है, ये ग्राफ्टिंग पढ़ी। इनको याद करना, अच्छे से देख लेना वीडियो को, देखने के बाद अच्छे से नोट्स बना लेना। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन जल्दी आएंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।